नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजा राम मोहन राय के बारे में। प्यारे बच्चों, जब जब हम बात करते हैं भारत में, है ना, भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी भी टेस्ट में देख लो, उसमें राजा राम मोहन राय से जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज हम इस राजा राम मोहन राय वाले टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे एक बार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है भाई। राजा राम मोहन राय कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय सबसे पहली बात तो कि भाई क्या राजा थे ये? देखो भाई, राजा के घर पे जन्म नहीं लिया था, ठीक है। बिल्कुल एक साधारण परिवार, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर इन्होंने जन्म जन्म लिया था। जन्म से बिल्कुल राजा नहीं थे। राजा की इनको उपाधि दी गई थी भाई। राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बेटा अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। कब दी थी जी? 1930 में। ठीक है प्यारे बच्चों, 1930 में दी थी, जब इनको उन्होंने अपने काम के लिए, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था। ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं और बाकी सारी चीजें। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी कि भाई ये राजा जो है जन्म से राजा नहीं थे, ये तो अपने कर्मों से, इन्होंने अपने जो काम किए हैं उनकी वजह से इनको राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है भाई। इससे पहले इनका नाम राम मोहन राय ही था। ठीक है। राजा बाद में जुड़ा है 1930 के बाद में। इसके अलावा इनको और भी कई सारी उपाधियां दी जाती हैं। आप अगर बात करो आधुनिक भारत के पिता, है ना, तो किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण या नवजागरण काल के प्रथम पुरुष या अग्रदूत, तो किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय। युगदूत, युगदूत की बात करें तो युगदूत राजा राम मोहन राय। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारी उपाधियां इनको दी जाती हैं और कई बार एग्जाम में इन्हीं उपाधियों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं भाई। इतनी सारी उपाधियां दी गई हैं जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी क्या बातें हुई, उसने ऐसे क्या काम किए कि इतनी सारी उपाधियों से उनको नवाजा जाता है। अब ऐसे ही एक उपाधि उनको दी जाती है पत्रकारिता के अग्रदूत। ठीक है भाई। चलिए आइए उनके जीवन पे एक बार प्रकाश डालते हैं, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया जिसकी वजह से उनको इतनी सारी उपाधियां हम देते हैं और जिनको आज हम यहाँ पे पढ़ और पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके जन्म के बारे में। देखो भाई, इनका जन्म कब हुआ? तो बेटा 22 मई 1772 को। ठीक है। कहां पे हुए सर? तो ये बंगाल में, बंगाल में एक राधानगर विलेज था इनका, राधानगर में। ठीक है प्यारे बच्चों। पिता रमाकांत रॉय, माता तारिणी देवी। ठीक है भाई। ये सारी चीजें होगी इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है। अब इनके जो जीवन में इनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। भाई इनको क्या क्या ज्ञान था, किन किन चीजों के बारे में इन्हें पता था। अब भाई इनकी शिक्षा, बेटा ये बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। जैसे अब देखो, जब इतनी उपाधियां दी जा रही हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा ही ना उनके अंदर, है ना। तो टैलेंट था और बहुत सारा टैलेंट था। टैलेंट कैसे था? अब देखो भाई, बचपन से ही ये इनकी जो है ना पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन, ज्ञान प्राप्ति के अंदर इन्होंने भ्रमण भी बहुत सारा किया था, है ना। अलग अलग देशों में ये गए थे कई बार।
तो इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी वहां से। अब इसी वजह से इनको कई भाषाओं की पकड़, और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब कई सारी भाषाओं के ये जानकार थे, जैसे कि सबसे पहली बंगाली। भाई बंगाल के रहने वाले थे तो बंगाली तो आएगी ही ना। ठीक है, अब इसके बाद में उस समय पर भारत में मुगलों का शासनकाल था, है ना, मुगलों का पतन काल चल रहा था। तो मुगलों का पतन काल चल रहा था, तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? अरबी और फारसी। तो ओबियस सी बात है भाई, इनको अरबी फारसी भी आती थी, अरबी फारसी। इसके अलावा भाई हमारी जो इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व पहले के समय में अगर देखें तो हमारी संस्कृत भाषा है ना। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा का भी उनका अच्छा ज्ञान था। ठीक है, उसके अलावा भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया है, और अंग्रेज भी आ चुके थे भारत में उस समय पे। और धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में ना, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पे, तो आप सभी को पता है, आप पढ़ ही चुके होंगे, है ना, कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में, बक्सर के युद्ध के बाद में तो एकदम प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था अपने बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे, है ना, इस वाले पार्ट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको अंग्रेजों की भी भाषा कौन सी? अंग्रेजी। ठीक है, इसके अलावा लैटिन और हिब्रू। ये हिब्रू कहां की भाषा है सर? बेटा हिब्रू जो है यहूदियों की भाषा है बेसिकली। आजकल अगर इसके भाषा के केंद्र के बारे में बात करूं तो मैं इजराइल में इस भाषा का केंद्र है। ठीक है, अब इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। यहां तक तो इनको जन्म हो गया, इनको ज्ञान क्या क्या चीजों का था। इसका मतलब ये इतनी सारी भाषाएं जिस व्यक्ति को आती थी, तो इसका मतलब ओबियस सी बात है कि वे बहुत ज्ञानी पुरुष थे। ठीक है, अब इसी क्रम में इन्होंने बेटा 1809 में ना एक पुस्तक लिखी। 1809 में एक पुस्तक लिखी, एक मिनट रुके भाई। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तोहफत उल मुहुद्दीन। ठीक है भाई, तोहफत उल मुहुद्दीन में इन्होंने बेसिकली क्या बताया? अगर देखो ये फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है, और फारसी भाषा में इन्होंने, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद की बात करूं तो इसका मतलब था एकेश्वरवाद को के उपहार। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था भाई। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध। अब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ठीक है, ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया बच्चे ने, और जब उन्होंने पुस्तक लिखी तो उसमें मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो जिसमें क्या होगा, अब घर वालों ने भी इनका विरोध चालू कर दिया, बाद में घर से भी निकाल दिया था, और समाज भी काफी विरोध कर रहा था, है ना, हिंदू धर्म में कि भाई ये धर्म का दुश्मन है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें इनको इनके बारे में कही गई थी उस समय पे। ठीक है, अब देखो इनके जीवन को बदलने वाली सबसे मुख्य घटना, ठीक है, यहां से इनका जीवन चेंज हो जाएगा, जो घटी 1811 के अंदर। 1811 में क्या हुआ कि इनके एक भाई थे बेटा, जगमोहन। जगमोहन की भाई मृत्यु होगी। ठीक है, याद नहीं रखना, बेशक नाम मत याद रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे राजा राम मोहन राय के भाई का क्या नाम था।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई 1811 में, तो इनकी पत्नी थी अलका मजरी। उस समय पे भारत में क्या रिवाज थी कि जब पति मर जाता था तो पत्नी को उसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था, या फिर कहें तो हम इसे सती कर दिया जाता था। अब जब सती कर दिया जाता था तो इस चीज में अलका मजरी बिल्कुल राजी नहीं थी। अलका मजरी ने बहुत कोशिश की थी, वो मरना नहीं चाहती थी, नहीं जलना चाहती थी, वो जीना चाहती थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय से को भी उन्होंने बोला कि जी मुझे बचाओ, लेकिन राजा राम मोहन राय ने विरोध तो किया, लोगों को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन वो समझा नहीं पाए। ठीक है, लोग मानते कहाँ हैं, नहीं मानना उनकी बातों को। अब क्या होता था, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल दिए कि भाई पहले जो सती हुई हैं अब वो अपनी मर्जी से हुई है, अब जब ये मरना चाहती ही नहीं है तो क्यों सती, क्या सती प्रथा है ना। सती प्रथा में बेटा क्या होता था कि उस समय पे है ना, चारों तरफ से भाई जिस पत्नी का पति मर जाता, उस औरत को शमशान में उसके पति के साथ में, भाई वो मरा हुआ है, शमशान जब चिता सजाते हैं, चिता सजा करके उसमें उसकी पत्नी को बैठा दिया जाता और उसके पति का उसके गोडों में सिर, उसके पैरों पे सिर रख के, और जब स्टार्ट कर दिया जाता था उसको नशीला कोई भी पदार्थ पिला के औरत को, और वो नशे में चूर रहती, और उसके बाद में चारों तरफ से गांव वाले लोग खड़े हो जाते थे और आग लगा देते थे। ठीक है, जब वो जलती, नशे में उसका टूटता जलती, तो क्या होता, तो ओबियस सी बात है वो भागने की कोशिश करेगी। जब भागने की कोशिश करेगी तो चारों तरफ से गांव वाले लोग लठ लेके खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो उसको निकलने नहीं देते थे, और उसकी आवाजों को दबाने के लिए जोर जोर से ढोल बजाए जाते थे, और सती माता की जय, सती माता की जय, इस तरीके की बातें की जाती थी। तो राजा राम मोहन राय ने ये सारी चीजें देख के बोला नहीं, ये कोई सती प्रथा नहीं है भाई, ये कोई ठीक चीज नहीं है, ये तो मर्डर है। एक व्यक्ति को आप उसकी इच्छा के विरुद्ध, या फिर आजकल तो आपने देखा होगा ना हमारे कानून में आत्महत्या भी जुर्म है ना, लेकिन यहां तो उसको किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जलाया जा रहा है, तो क्या होगा, ये ओबियस सी बात है, ये मर्डर होगा, है ना। तो अब आगे चलते हैं, यहां पे जब ये घटना घटी तो राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि भाई अब इसको खत्म करके छोड़ेंगे, है ना, और यहीं से उन्होंने अपना टारगेट स्टार्ट किया, और इसी क्रम में अब देखते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम इन्होंने 1815, बेटा कई जगह पे 1814 भी लिखा होता है ना, तो आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा में क्या था कि इन्होंने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया, और हिंदू धर्म में जो जो बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, एक से ज्यादा विवाह पर रोक, ठीक है, और जाति प्रथा, इस तरीके की जो जो बुराइयां थी उन पर कार्य करने का इन्होंने लक्ष्य बनाया कि भाई लोगों को समझाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये चीजें नहीं करनी है ना, इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। अपने धर्म में सुधार करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। उसके बाद में 1816 में 1816 में इन्होंने स्थापना की भाई वेदांत सोसाइटी की, वेदांत सोसाइटी। ठीक है प्यारे बच्चों, वेदांत सोसाइटी। अब इसके बाद में 1817 में भाई इन्होंने देखा, जब धीरे धीरे के भाई अकेले खाली समझाने से नहीं, आज के उस समय के भाई लोगों को पढ़ाना भी पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। जब वो पढ़ेंगे उनकी चीजें समझ में आएंगी तभी तो चेंज होगा ना। तो इन्होंने उसके लिए भी कदम उठाए। 1817 में इसी क्रम में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की प्यारे बच्चों, है ना, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसमें इनकी मदद की डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर ने इसमें इनकी काफी मदद की। तो भाई
धीरे धीरे एजुकेशन में भी काम करते आ रहे हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, 1820 में 1820 में प्यारे बच्चों इन्होंने, एक मिनट मार्कर ले लेते हूं मैं, 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ जीसस। जो कि किसके बारे में भाई, ये जीसस जो है ना ईसाई धर्म के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और जिसे उन 1823 के अंदर, 1823 में जॉन डिग्वी की मदद से प्रकाशित करवाया, कहां, लंदन में, ठीक है। जॉन डिग्वी कौन थे? जॉन डिग्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया था तो उस समय पे इनके क्लोज थे, या आप कह सकते हो उस समय पे इनके बॉस थे वो, है ना। इनके साथ में ये काम कर चुके थे राजा राम मोहन राय, ठीक है प्यारे बच्चों। अब भाई धीरे धीरे करके इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ना, कि ये पुस्तकें भी लिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने भाई 2-3 संगठन भी अपने बना लिए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को और भी पढ़ा तो रहे ही हैं, एजुकेशन के सेक्टर में तो काम कर ही रहे हैं। अब इसके अलावा इन्होंने भाई अब अपने अखबार भी चालू कर दिए निकालने। अब अखबार की मैं बात करूं तो इनका 1821 में इन्होंने सबसे पहला अपना अखबार निकाला बेटा, संवाद कौमुदी, ठीक है भाई। अब इस संवाद कौमुदी की क्या खास बात है? संवाद कौमुदी, एक तो सबसे पहली बात ये भाई भारतीय, किसी भारतीय भाषा का पहला अखबार है, बंगला, है ना। दूसरी चीज, प्रथम किसी भारतीय द्वारा संचालित और संपादित पहला प्रथम अखबार था भाई ये। वैसे भारत का सबसे पहला अखबार किसे माना जाता है? तो भाई सबसे पहला अखबार की मैं बात करूं तो 1780 में भाई कौन सा था? बंगाल गजट। जो किसने निकाला था? एक अंग्रेज ने, एक अंग्रेज था जो जॉर्ज ऑगस्टन हिकी, ठीक है। बाद में इस अखबार को बंद कर दिया गया था, है ना। ये कंपनी के खिलाफ चीजों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ बातें करने लग गए थे ये। इसका मुख्य लक्ष्य ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को गलत ठहराना था, ठीक है। तो बाद में ब्रिटिश अंग्रेजों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। तो जो हमारा अखबार था संवाद कौमुदी, तो ये पहला अखबार था किसी भारतीय द्वारा संपादित और संचालित, ठीक है। इसके बाद में 1822 में इन्होंने एक और दूसरा अखबार निकाला जिसे मिरात उल अखबार कहते हैं भाई। ये कौन सी भाषा में था सर? ये था सर फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा का ये अखबार था। उसके अलावा 1822 में एक इन्होंने मैगजीन और निकाली, ब्रह्मनिकल मैगजीन, जो अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है भाई। इसीलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है भाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी कार्य किए हैं, ठीक है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, और धर्म के बारे में भी इन्होंने अपने संगठन बना दिए हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में भाई इन्होंने 1825 के अंदर एक और महत्वपूर्ण काम किया और स्थापना की, कौन से? वेदांत कॉलेज की।
वेदांत कॉलेज की 18, यहां पे इन्होंने स्थापना की थी भाई वेदांत सोसाइटी की 1816 में, ये याद रखना है आपको। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में 1828 में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और जिसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्या है कि भाई इन्होंने यहां पे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज है ना। तो यहां पे 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, हिंदू धर्म में सुधार करना, है ना, हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करना, धीरे धीरे करके उन पे काम करना। ठीक है, अब भाई इसके बाद में वो समय आ गया, इस 18 साल के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम इनके जीवन का, मैं एक बार ये 1829, यही वो समय था जिसमें इन्होंने सती प्रथा पर, अब उस समय में अंग्रेजों का राज धीरे धीरे आता जा रहा था भारत पे, तो कानून कौन बनाएंगे भाई, अंग्रेज ही बनाएंगे ना। तो 1829 में इन्होंने अंग्रेजों से कानून बनवा लिया, किसके ऊपर, सती प्रथा के ऊपर, है ना। और सती प्रथा को यहां से गैर कानूनी घोषित करवा दिया भाई, इन्होंने कहा कि ये अपराध है। ठीक है, अब ये कौन से अधिनियम में लिखा गया, तो भाई उस समय पर अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट था 17, ठीक है, 17 या अधिनियम 17 के तहत इसको बैन करवा दिया। और ये सब हो पाया किसकी वजह से, राजा राम मोहन राय की वजह से। अब आपसे पूछ लेंगे कि भाई उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर मैं बात करूं उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल बेटा उस समय पर था जॉर्ज विलियम बेंटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज विलियम बेंटिंग उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल, या फिर अगर मैं बात करूं कि बंगाल के, है ना। ठीक है, 1829 में इन्होंने 18 साल लगे, लेकिन अंत में अपना लक्ष्य है। और आज की अगर मैं बात करूं तो भारत की महिला, आज जो भारत की महिला है वो राजा राम मोहन राय की ऋणी है ना। इन्होंने बेटा बहुत काम किए, क्या कैसे, अदरवाइज देखो कैसे अत्याचार कर रहे थे। अब आज की डेट में जो कानून बने हुए हैं सती प्रथा पे, आजकल तो कानून है ना कि भाई कोई भी अगर ऐसा सती प्रथा जैसा घिनौना कर्म करता है तो जितने भी लोग उस समय पर अवेलेबल होंगे वहां पे, उन सभी पर मर्डर का केस चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवा दी है। अब देखो 1830 में बेटा वो समय आ गया जब इनको राजा की उपाधि दी गई, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने बोला कि भाई अकबर सेकंड ने इनको बुलाया और बोला बोले भाई मेरी पेंशन को जो है ना बढ़वा के आओ, है ना, परिवार खर्चे मेरे ज्यादा हो गए हैं और काम चल नहीं रहा है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने को किसने भेजा, अकबर सेकंड ने लंदन भेजा अंग्रेजों पर अपने कुछ कामों की सिफारिश के लिए, है ना, कि भाई आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो अंग्रेजों को, मेरी समस्याओं को रखो उनके सामने जाकर के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1830 के अंदर इन्होंने राजा की उपाधि इनको दी गई और ये चले गए कहां, लंदन। एक बात और यहां पे मैं बताता हूं आपको, उस समय पर समुद्र की यात्रा करना, भाई आप उस समय पर हमारे हिंदू धर्म के अंदर समुद्र की यात्रा करना अपराध माना जाता था। अपराध क्या, धर्म के विरुद्ध माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये अशुभ होगा कि भाई जो भी व्यक्ति समुद्र की यात्रा करेगा वो आगे जाके मर जाएगा, है ना। या
अपशकुन माना जाता था, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, अब हम बात करें तो 1830 में समुद्र के रास्ते से ही होते हुए राजा राम मोहन राय गए, उन्होंने बोला और लोगों को मैसेज देने की जरूरत की कोशिश की कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो प्रथम भारतीय है ना, जिनको हम जानते हैं, वैसे तो बहुत सारों ने की होगी है ना, लेकिन जो लिखित और मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्रथम भारतीय जिन्होंने समुद्र की यात्रा की है ना। ठीक है, चलिए अब जब ये लंदन चले गए तो ब्रह्म समाज का क्या होगा भाई। अब ये ब्रह्म समाज का जो कार्यभार है ना, किसको सौंप के गए, ये सौंप के गए भाई ब्रह्म समाज का इंचार्ज बना दिया इन्होंने उस समय पे किसको, रामचंद्र बीघा बगीश को। बीघा बगीश, ठीक है। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, कहां पर, तो ये हुआ बेटा लंदन में, ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल लंदन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं भाई यहां पे राजा राम मोहन राय की लंदन ब्रिस्टल के अंदर इनकी मृत्यु होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। सारा टॉपिक मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपका कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और कुछ अगर और किसी और टॉपिक पे आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं आपके लिए ना उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।